सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास कितने फंड होने चाहिए। ये एपिसोड नंबर 7 है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल फ्रीडम की यहाँ पे सीरीज चल रही है, जिसके मैं 6 एपिसोड बना चुका। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखे तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप इन एपिसोड को देख सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का नेक्स्ट एपिसोड, जो है आपके पास कितने फंड होने चाहिए। फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम समझते हैं फंड्स कितने होने चाहिए, उसके बाद में बात करेंगे पैसों की ज़रूरत कब पड़ती है इंसान को, किस सिचुएशन पे उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी हाउ टू मेक फैमिली बजट, जब हमने फैमिली बजट की वीडियो बनाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे देख लेना इस वीडियो के बाद। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंसान की कुछ नीड्स होती हैं जो हर इंसान की होती हैं, चाहे वो पुअर हो, मिडिल क्लास हो या फिर रिच हो, उसकी ये ज़रूरतें होती ही होती हैं। फिर विशेस और वांट होती हैं, जो उसके ड्रीम्स होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। और फिर हमने उसमें समझा था इन्वेस्ट। तो आज हम ना तो नीड्स की बात कर रहे हैं, ना विशेस और वांट की, और ना ही इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि पैसों की जरूरत कब होती है, क्योंकि नीड्स तो वो हर महीने पूरा ही करता है। तो हम इन पैसों की बात नहीं करते, उन पैसों की बात कर रहे हैं जो हमें अचानक जरूरत पड़ती है। और वो कब पड़ती है? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे जिनकी एज बढ़ती जा रही होगी, हो सकता है उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पे आपका मोटा पैसा लग सकता है, या फिर आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर जो आपके बच्चे हैं उन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई। मैं रोज़ के खांसी जुकाम या बुखार की बात नहीं कर रहा, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ये तो आपकी नीड्स में ही हमने डिस्कस कर ली थी कि आपको इनकी नीड्स होगी। हमने नीड्स में भी एक मेडिकल की थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी। तो हम इन छोटे मोटे मेडिकल के खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको जुकाम हो गया, सर्दी लग गई या बुखार हो गया। नहीं, हम किसी बड़े खर्चे की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो किसी भी मेडिकल सिचुएशन में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है एजुकेशन। यहाँ पे भी हम इस वाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहे जो बच्चे 12th तक लेते हैं। नहीं, वो तो लेते ही लेते हैं, वो तो हमने इसी में डिस्कस कर लिया था नीड्स। हम 12th के बाद के एजुकेशन के खर्चे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को कोई टेक्निकल कोर्स कराना चाहते हैं, या फिर कोई मेडिकल कोर्स कराना चाहते हैं, फिर MBA वगैरह कराना चाहते हैं, या फिर पायलट बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह के अगर आप कोई बड़ा कोर्स कराना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस खर्चे की बात कर रहे हैं। इस मेडिकल में भी आपको बड़े अमाउंट और इस एजुकेशन में भी बड़ी अमाउंट। फिर आता है मैरिज, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर लड़की है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। और अगर बॉय हैं तो इसमें कम भी में भी आपका काम हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। गर्ल्स के कंपैरेटिवली कम पैसा चाहिए, गर्ल्स में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और इस पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके बच्चे लगभग 20 to 25 ईयर्स की उनकी एज हो जाती है। कुछ मतलब 30 तक भी कर लेते हैं अगर वे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको बड़े खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम सारे वही खर्चे डिस्कस करेंगे जो आपको बड़े खर्चों की ज़रूरत होती है। उन पैसों को कैसे इकट्ठा करें फंड के थ्रू। तो ये तो 3 बता दें। अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला है ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आप कार लेना चाहते हैं, बड़ी हाउस खरीदना चाहते हैं, या फिर और जो भी चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं, तब आपको एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो जो भी आज हम फंड डिस्कस करने वाले हैं वो सभी बड़ी अमाउंट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। हम ये छोटी नीड्स की ज़रूरत नहीं कर रहे। अगर ये नीड्स आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू मेक फैमिली बजट। वहाँ पे हमने इन नीड्स को भी डिस्कस किया है और इन विशेस और वांट को भी डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग, और फिर उसके बाद आता है बिजनेस। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने ही मालिक बनना चाहते हैं, खुद के ही बॉस।
कि वो किसी के अंडर काम ना करे। लेकिन बिजनेस को भी शुरू करने के लिए आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। डिपेंड ऑन आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ लोग बिजनेस ही कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें अपना बिजनेस चेंज करना है, फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी उन्हें बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं खर्चों की बात करेंगे जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट कहाँ से इकट्ठी होगी, फंड के थ्रू, और किस तरीके से आपको अपने पैसे को मतलब इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आप कम ही बजट में और कम ही फंड में अच्छे खासे इन सारी ज़रूरतों को पूरी कर पाए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो थी हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते थे। वहाँ पे हमने ना तो नीड्स डिस्कस की थी, ना विशेस और वांट डिस्कस की थी। हमने इन 20% के बारे में डिस्कस किया था कि आप इन 20% को किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसे भी जरूर देख लेना। मैंने आपको यहाँ पे 2 वीडियो बता दी, हाउ टू मेक फैमिली बजट और हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। यहाँ पे हमने बताए थे कि आप एक से ज़्यादा इनकम के स्रोत कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ और ही डिस्कस करेंगे, या इसे भी आप ये कह सकते हैं, ये भी मल्टीपल इनकम का ही एक हिस्सा है। पर लेकिन आज हम बाकी जो मैं चीज़ें आपको बता चुका ये डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, ड्रीम्स, ट्रैवल, बिजनेस, मेनली ये 3 होते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी शादी भी होगी, उनकी एजुकेशन भी होगी, और मेडिकल प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ रहती है, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी एज बढ़ती रहती है, या फिर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये 3 तो हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा ही है, जो कि पूरा होना ही होना है, चाहे वो इंसान पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो या फिर रिच हो। ये तो तीनों चीज़ें होनी ही होनी है। ये चीज़ें मतलब हो सकती हैं। कुछ लोग बिजनेस नहीं प्रीफर करते, वो जॉब से ही काम चला लेते हैं, लाइफ टाइम करते रहते हैं। कुछ लोग जब पैसे नहीं होते तो ट्रैवलिंग नहीं करते या फिर कम कर लेते हैं। जब पैसे नहीं होते वो ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाते। लेकिन ये चीज़ें, तीनों चीज़ें करनी ही पड़ती है, पैसे हो या ना हो। तो इसलिए हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, आज हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले आता है वो है मेडिकल। ठीक है, मान लेते हैं आप कुल 15,000 रुपये ही बचा पाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आपकी सैलरी कुछ भी हो, 25 हो या फिर 30 हो या फिर 40 हो, कुछ भी हो सकती है। मैंने बस सोचा कि आप कुल 15,000 रुपये ही बचा पाते हैं पर मंथ। अब इस 15,000 रुपये को इन सब चीज़ों की ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको मेडिकल के लिए कोई भी फंड इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेडिकल में एक बड़ी अमाउंट चाहिए। अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, फंड क्यों नहीं इकट्ठा करना? क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। ये आपको करा लेनी चाहिए। ये आपको 500 रुपये के अंदर लगभग 1 करोड़ का कवर दे देंगे। तो आपको ये परचेज करनी चाहिए। अपनी रिसर्च करो, या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं उनसे कांटेक्ट करो और प्लान को समझो। आपको फुल फैमिली का भी प्लान मिल जाता है, तो आप इनमें इन्वेस्ट करो। ये आपको सस्ते पड़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप इनके लिए फंड इकट्ठा करोगे तो ये सस्ते पड़ जाएंगे। फिर भी अगर किसी कारण से आपको इनमें पैसा नहीं मिल पाता, ऐसा भी तो हो जाता है, कुछ क्लोज ऐसे लग जाते हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पे पैसा नहीं मिल पाता, तो उस फंड का अरेंजमेंट कैसे करना है वो आपको आगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने जो अपने ड्रीम्स के लिए इकट्ठा किया है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर हमने हाउस के लिए इकट्ठा किया था वो यहाँ पे लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। पर लेकिन सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप कोई पॉलिसी परचेज कर लो, क्योंकि आपको कम अमाउंट देनी पड़ेगी और आपको कवर ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि मेडिकल के लिए हमें आज ही कोई ना कोई पॉलिसी ले लेनी है। अपने अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च करो, इसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट होगा, पर लेकिन बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 15,000 रुपये थे, मान लेते हैं 1,000 रुपये आपके पर मंथ इसी पॉलिसी में चले गए, तो टोटल कितने बचे आपके पास? 14,000 रुपये। इसमें बड़े अमाउंट इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिसी परचेज कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अपने अपने डिसीजन होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं आपको मतलब कुछ फोर्स नहीं कर रहा कि आप अपनी रिसर्च करो, देखो, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम एजुकेशन। यहाँ पे आपके पास कितने बचे?
14,000 रुपये। तो सपोज करो आप एजुकेशन कुछ भी हो सकती है, टेक्निकल, आप बीटेक कर रहे हो, आपने सोचा कि आप अपने बच्चों से बीटेक कराएंगे, या फिर एमबीए, या फिर मेडिकल, या फिर पायलट। तो जो ये खर्चे हैं इसमें बहुत मतलब 40 लाख प्लस रुपीज़ लगते हैं इन तरह के। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हम क्या सोच के चल रहे हैं, हम सोच के ये चल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको प्लानिंग उस तरीके से करनी है कि बाई चांस हमारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज ना मिला। और जो ये एजुकेशन होती है ये लगभग 18 प्लस होती है, यानी कि लगभग जब आपके बच्चों की उम्र 16, 17 या 18 साल होगी तब वो ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं, या तब आप उन्हें कोई कोर्स कराने की कोशिश करते हैं। तो लगभग इतनी ही उम्र होती है, लगभग 16 to 18 ईयर, इसी के आसपास उनकी उम्र होती है जब वे ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं। फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, अगर ज़्यादा है तो अच्छी है, हम कम से कम ले रहे हैं उम्र कि वो 16 to 18 के अंदर ही ग्रेजुएशन में एंट्री हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो ये 14,000 रुपये हैं इसमें से कुल आपको 4,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं इस फंड के, जो एजुकेशन फंड होगा। ये पैसे आपको नहीं निकालने, और कब तक करने हैं आपको, ये 18 साल तक करने हैं। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग की कि आपने मान लेते हैं 2 बच्चों की प्लानिंग की, एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है, तो आपने उनकी पैदा होते ही अपना ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया 4,000 पर मंथ। इसमें रिटर्न आपको कुल 15% मान रहे हैं हम, क्योंकि 20 भी मिल सकता है, 14 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। हमने एवरेज मान लिया कुल 15% आपको रिटर्न मिल रहा है। और आपको ये 18 साल तक करने हैं, क्योंकि 18 साल के आसपास ही वे ग्रेजुएशन में एंट्री लेंगे। तो आपको कोई लोड भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ। तो ये टोटल डिपॉजिट आपका क्या हो जाएगा 18 साल तक, कुल 8,64,000 रुपये। लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट रिटर्न प्लस आपका डिपॉजिट, वो हो जाएगा 39,35,906। ये आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो सोचिए अगर 40 लाख आपके पास आते हैं 18 साल बाद, तो आप कोई सा भी कोर्स अपने दोनों बच्चों को करा सकते हैं अकॉर्डिंग, इतना अरेंजमेंट हो जाएगा आपके, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स हो जाएगा। अगर आप उन्हें फॉरेन भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप किसी एक को आराम से फॉरेन भेज सकते हैं, और बाकी का एडजस्टमेंट आप किसी दूसरे तरीके से, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को एडजस्ट करना सीख जाओगे तो आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि बाकी का एडजस्टमेंट, बाकी और जगह से पैसा जो आपने और फंड बना रखे हैं उनमें से आप इधर उधर कर सको। हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि इतने में आप किसी भी तरह की एजुकेशन उनके लिए करवा सकते हैं। और रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपने कुल इन्वेस्ट किए 8,64,000, लेकिन आपको लगभग 5 गुना रिटर्न मिल रहा है, लगभग, यानी कि 4.5 to 5 इतना गुना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप आराम से किसी भी तरह की एजुकेशन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो, आपके 14,000 बचे थे, जिसमें से 4,000 आपने पर मंथ यहाँ डाल दी। अब कितने बच गए, कुल 10,000 रुपये बच गए आपके पास। तो इन 10,000 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी देख लेते हैं। अब आती है मैरिज, ठीक है। मैरिज कब होती है, मैरिज मैंने आपको बताया, मैरिज 22 to 30 के बीच कभी भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपके 2 बच्चे लेके चला हूँ, एक आपका बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है जब बॉय सेटल हो जाता है तो तभी ज़्यादातर पेरेंट्स उसकी मैरिज करते हैं, और गर्ल्स की किसी भी सिचुएशन पे हो सकती है, वो सेटल हो या ना हो, डिपेंडिंग ऑन कि भाई लड़की क्या चाहती है। अगर वो सेटल होना चाहती है तो उसके बाद, अगर नहीं होना चाहती तो मतलब उसकी हो जाती है, पर लेकिन एज रहती है यही, यानी कि आपके पास 22 साल है, मैक्सिमम तो 30 है, आप उसे एक्सटेंड भी करा सकते हो, पर यहाँ पे हम 22 साल लेके ही चलेंगे। तो आपको पर मंथ कितने डालने हैं, कुल 3,000 रुपीज़ आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना है, और 22 साल तक। और रिटर्न कितना मिल रहा है, वो ही 15%।
अगर आपको 15% ही रिटर्न मिल रहा है तो अगले 22 साल में आपके टोटल डिपॉजिट कितने हो गए? 7,92,000। लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 53,57,311। तो सोचो, लगभग आप 50 लाख ही मान लो। तो इसके अंदर आपकी लड़के की भी शादी हो जाएगी और लड़के की भी शादी हो जाएगी। लड़की की शादी में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लड़के की शादी में कम पैसा खर्च होता है। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली पता होगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरती पूरी करनी पड़ती है। सामने वाले की डिमांड क्या होती है। कुछ लोग डिमांड नहीं रखते, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग अगर है इस दुनिया में, पर लेकिन कुछ लोग रख देते हैं। तो हमें खुशी के लिए ये करना भी पड़ता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा, ठीक है, पर लेकिन खुशी के लिए हमें सामने वाले की, जिससे कि हमारी लड़की खुश रहे, तो ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अगर आप कुल 3000 पर मंथ भी डालेंगे ऐसे फंड में जहाँ से आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप इजीली अपनी लड़के की भी शादी का अरेंजमेंट कर पाएंगे और अपनी लड़की की भी शादी का अरेंजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितना बच गया? थे कितने आपके पास? 10,000। 10,000 में से 3,000 रुपये आपने मैरिज फंड में लगा दिए, तो आपके पास कितने बच गए? कुल 7,000 रुपये आपके पास बच गए। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस। हर इंसान का ड्रीम होता है, मतलब अपना बिजनेस करना। अगर जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब से भी खुश रहते हैं, वो करते रहते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे के अंडर काम करते रहते हैं और वो एक टाइम पे इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्वे बताते हैं लगभग 80 to 90% अपने काम से खुश नहीं है। वो इसी कारण से नहीं है क्योंकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस चीज़ से बंध गए, ना तो वे उसे छोड़ सकते और ना ही वे करना चाहते हैं। तो लेकिन आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, कभी भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब आप किसी फंड में निवेश करेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ अपनी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आपको क्या करना है? 4,000 पर मंथ आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है। और कितने के लिए? हम ज़्यादा साल का टारगेट नहीं ले रहे, हम कुल 15 साल का टारगेट ले रहे हैं। और आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? 15% ही मान के चल रहे हैं। अकॉर्डिंग ये आपके कम भी हो सकता है, आपने 10 साल का ही टारगेट रखा और आपके पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ प्लस आपने लोन ले लिया इसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का, तो आपको टोटल डिपॉजिट क्या हो जाएगा 15 साल के अंदर? 7,20,000 रुपये। लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी वो बनेगी आपकी 24,69,423 रुपीज़। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अरेंजमेंट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसे 20 कर सकते हैं, क्योंकि इतने आपको ये 4,000 पर मंथ अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा और इसे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप लोन ले सकते हैं अगर आप इसी एज पे करना चाहते हैं, या फिर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना 10 साल का ही टारगेट रख सकते हो कि 10 साल तक ही पैसे इकट्ठा करना है, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल का या 6-7 साल का ही टारगेट रखो और प्लस पार्टनर ले लो अपने 4-5 दोस्तों को और एक बड़ी अमाउंट इकट्ठे करके आप बिजनेस शुरू करो। वो प्लानिंग अलग अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतना फंड करेंगे तो इतने साल में आपके बिजनेस के लिए आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके पास कितने बचे थे? 7,000 रुपये, जिसमें से 4,000 रुपये आपने पर मंथ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर दिए। जो आपने बिजनेस का फंड खोला था उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पास अब कितने बच गए? 3,000। जो ये 3,000 रुपीज़ हैं ये आपको अपने ड्रीम्स और ट्रेवल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। एक फंड आपको इस नाम से खोलना है, ड्रीम्स और ट्रेवल, जिसमें जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे या तो आप अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे या फिर अपने ट्रैवलिंग पर्पज़ में इस्तेमाल करेंगे। ये आपको 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं, जहाँ पे भी आपको 15% का ही रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको इतने सारे फंड खोलने हैं। एजुकेशन, मेडिकल का तो मैंने बता दिया आपको, पॉलिसी ले लेना कोई, ठीक है, मैरिज या फिर ड्रीम्स या फिर बिजनेस, तो लगभग आपके पास 5 फंड हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप 5 ही फंड खोलो, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, 6 या 7
पर्पज हो सकता है, आपने इस फंड का नाम रख दिया कि भाई इसमें हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे हम कार ही खरीदेंगे, या फिर इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे हम हाउस ही खरीदेंगे, अपना घर ही खरीदेंगे। या फिर आप इन्हें कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ना तो हमें बिजनेस करना तो इस फंड का भी पैसा यहाँ लगा दो, ठीक है। ड्रीम्स पूरे करने में, ना हमें कोई ड्रीम्स पूरे करने हैं, ड्रीम्स हमारे कम हैं तो हम इस पैसे को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मतलब डिपेंडिंग ऑन, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से डिवाइड करना है। और दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, अगर आपने ड्रीम्स और ट्रैवल के लिए कोई फंड खोला है तो उसका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों में करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एजुकेशन में तो हम पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं हम मेडिकल में से पैसा निकाल सकते, और ना ही हम उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, मैरिज, ना ही हम मैरिज में से पैसा निकाल सकते, क्योंकि ये चीज़ें तो बेसिक ज़रूरतें हैं जो कि होनी ही होनी है, हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे वो पुअर हो, मिडिल हो या फिर रिच हो, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम अपने ड्रीम्स को कम पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही तो हम अपने ड्रीम्स का पैसा इधर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो पैसा बचेगा इनमें से, मतलब मैरिज करने के बाद सपोज करूँ मैरिज के हमारे पास 50 लाख रुपीज़ आ गए और हमारा अरेंजमेंट हो गया कुल 40 लाख में, तो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ बच गए, तो इन्हें हम यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रैवलिंग पर्पज़ में या ड्रीम्स में, ठीक है। मैनेजमेंट सीखो, ये धीरे धीरे जब करोगे तभी आएगा, मतलब हर चीज़ बताई नहीं जाएगी, क्योंकि अभी आप थोड़े से मैच्योर हो चुके, बड़े हो चुके, इतनी सारी नॉलेज ले चुके, तो आपको बेहतर पता है किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। चीज़ों को प्लान करना सीखो। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें हम सीखेंगे, जो कि 8th एपिसोड है, कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। आपको इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, और ये क्यों होना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे, और 6 महीने का ही क्यों होना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। दूसरा मैं आपसे कहूँगा, आज मैं टारगेट रख रहा हूँ, लाइक टारगेट है 500, आपको 500 लाइक देने हैं इस वीडियो पे। इस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करो। दूसरा, अगर आप इन फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं खोला अभी तक, एक ही दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जेरोधा का और अपस्टॉक का, दोनों में से आप किसी के भी अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।